सभी को नमस्कार। आपका हमारे अपने YouTube में स्वागत है सभी का। जनरल साइंस में आज हमारी 8वीं क्लास है। तो हमने संतुलित आहार के 2 घटक अभी तक पढ़ लिए, एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है और प्रोटीन पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा घटक है वसा। तीसरा घटक है वसा। तो 2 घटक हमने पढ़ लिए, एक पहला पढ़ लिया है प्रोटीन और दूसरा पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट। यदि आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले जो जितनी भी साइंस की क्लास मैंने YouTube पे डाल रखी है वो सबसे पहले आप उनको आराम से देखिए, उसके बाद हमसे जुड़िए ताकि आपको साइंस इजी वे में समझ में आ सके। सबसे पहले वसा। वसा को बोलते हैं फैट और इसको अन्य नाम से जाना जाता है लिपिड। इसका अन्य नाम है लिपिड। यहाँ वसा क्या होती है? फैट होती है। उसके बाद में सबसे पहले आता है कि वसा हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैंने आपको बता रखा है, जब संतुलित आहार के घटक पढ़ाए थे तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि हमें जो ऊर्जा प्रदान करता है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो वह सर वसा कितनी देता है? तो 9.3 किलो कैलोरी। कितनी देता है? 9.3 किलो कैलोरी हमें हमारे शरीर के अंदर वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद में आता है कि सर ये किससे बना होता है, कौन कौन से तत्व होता है। तो इसके अंदर एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इस अन्य कौन सा संतुलित आहार का घटक है जो किन किन से निर्मित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपको याद आ गया होगा कि मैंने लिखाया था कि जो संतुलित आहार का एक घटक था उसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। वो भी किससे निर्मित बना होता था? सर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें ये बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज था? तो 1:2:1। याद आया सभी को? ठीक है। उसके बाद में वसा। वसा के अंदर सबसे पहले ऊर्जा तो कितनी देता है? 9.3 किलो कैलोरी। ये किससे निर्मित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब उसके बाद में आता है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है। अब देखो ऊर्जा कितनी देता है? 9.3 किलो कैलोरी देता है और कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद इसकी यूनिट क्या आती है? तो इसकी आती है ट्राइग्लिसराइड। इसकी यूनिट आती है ट्राइग्लिसराइड। अब देखो इसकी यूनिट क्या आती है? ट्राइग्लिसराइड। उसके बाद मैंने बताया थी कार्बोहाइड्रेट यूनिट क्या होती है, तो सभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे। उसके बाद प्रोटीन की मैंने यूनिट लिखाई थी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अब देखते हैं कि आपको कितना याद है। अब देखो वसा की यूनिट है ट्राइग्लिसराइड। इसमें आता है 3 अणु होते हैं फैटी एसिड के। 3 अणु होते हैं फैटी एसिड के और एक अणु होता है वो किसका होता है? ग्लिसरॉल का होता है। ग्लिसरॉल। अब देखो यूनिट क्या हो गई? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किससे निर्मित होता है? 3 अणु होता है फैटी एसिड के और एक अणु होता है ग्लिसरॉल के। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि ट्राइग्लिसराइड किससे निर्मित होता है। तो 2 अणु होते हैं, एक फैटी एसिड होता है और एक अणु किसका होता है? ग्लिसरॉल का होता है। उसमें पूछा जा सकता है कि फैटी एसिड कितने अणु होते हैं? तो 3 अणु। ग्लिसरॉल के कितने अणु होते हैं? 1 अणु होते हैं। यहाँ तक मैंने 3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट ऊर्जा कितनी देता है? तो 9.3 किलो कैलोरी। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, वसा प्रदान करता है। उसके बाद में तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यूनिट क्या होती है? तो वह ट्राइग्लिसराइड होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड होती है। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो हमारे संतुलित आहार के जो घटक थे उनको हमने घटकों में बांटा था। तो इसमें प्राथमिक घटक थे और द्वितीय घटक थे। प्राथमिक घटक में कौन कौन से थे? तो सर एक था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन। उसके बाद द्वितीय घटक में मैंने क्या बताया था? तो वसा। वसा को मैंने द्वितीय घटक में क्यों बांटा था? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है उस ऊर्जा को पाचन करने के लिए हमें उतना भी ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो वसा होता है ये कौन से घटक में आता है? तो ये सर द्वितीय घटक में हमें इन्हें बांटा था। ये कौन सा घटक है? द्वितीय घटक है। सर इसको द्वितीय घटक में आपने क्यों बांटा? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो वसा होती है, वसा ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रदान करता है। ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रदान करता है। यदि ऊर्जा ज़्यादा प्रदान करता है तो कार्य भी हमें उतना करना पड़ता है। कार्य भी ज़्यादा प्रदान करना पड़ता है। तो सर उदाहरण बताओ। कार्य भी ज़्यादा करना पड़ता है। यदि हम एक दिन में 1 लीटर यदि घी को खा लेते हैं तो
हमारे घी को पाचन करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि यदि कभी ज़्यादा घी खा लेते हैं तो उसके शरीर में क्या हो जाती है, कुछ तकलीफ होने हो जाती है। तो इसलिए वसा हमको कम खाना चाहिए, यहाँ घी है उसको कम खाना चाहिए ताकि शरीर में क्या हो, फैट की मात्रा नहीं बढ़े। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रदान कौन करता है, वसा प्रदान करता है। और वसा यदि ऊर्जा ज़्यादा प्रदान करता है तो उतना ही हमें क्या करना पड़ता है, उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि सर ये ग्लिसरॉल क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट उसके बाद आता है कि सर ये ग्लिसरॉल क्या होता है, हमें समझाइए ग्लिसरॉल क्या होता है। अब देखते हैं कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ये सभी ने आपने उतार लिया होगा कि जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, सभी लोग बोले कौन कौन से पॉइंट लिखाए थे कि सर हमें ऊर्जा प्रदान करता है कितनी, 9.3 किलो कैलोरी। उसके बाद में ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निर्मित होता है, इसकी यूनिट होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता था, 3 फैटी एसिड से, और एक क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि ग्लिसरॉल क्या होता है। देखो ग्लिसरॉल का सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये साबुन का सह उत्पादक होता है। यह साबुन का, सभी लोग साथ साथ में बोलते जाएंगे, यह साबुन का सह उत्पादक होता है। देखो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन का सह उत्पादक कौन होता है, तो ग्लिसरॉल होता है। कौन होता है, ग्लिसरॉल। साबुन का सह उत्पादक कौन होता है, ग्लिसरॉल होता है। उसके बाद में आपने मूवी वगैरह देखी होगी, उसमें कभी कोई हीरोइन वगैरह, हीरो वगैरह ज़्यादा आंसू बहाते हैं, तो जो आंसू होते हैं वो किन के बने होते हैं, ग्लिसरॉल के बने होते हैं। उसको बोलते हैं कृत्रिम आंसू। तो कृत्रिम आंसू बनाने में सहायक, जो कृत्रिम आंसू होते हैं उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कृत्रिम आंसू होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ग्लिसरॉल के बने होते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है, वसा का एक प्रकार होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से क्या बनते हैं, कृत्रिम आंसू बनते हैं, और ये साबुन का क्या होता है, सह उत्पादक होता है। टू पॉइंट आप सभी लोग उतारते जाओगे, जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप अपने एक रजिस्टर में लिखते जाओगे। तो क्या क्या लिखा है कि साबुन का सह उत्पादक होता है, और उसके बाद में क्या होता है, कृत्रिम आंसू बनाने में इसका सहायक होता है। उसके बाद में ये साबुन को पारदर्शक बनाते हैं। आपने कभी कभी साबुन देखे होंगे जो पारदर्शक होते हैं। साबुन को पारदर्शक क्या होता है, जिन्हें हम आर पार देख सकते हैं। पारदर्शक बनाने में सहायक कौन होता है, सहायक, तो सर ग्लिसरॉल होता है। देखो 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए, तो ये साबुन का सह उत्पादक होता है, ये कृत्रिम आंसू बनाने में सहायक होता है, और ये साबुन को पारदर्शक बनाने में होता है। तो ग्लिसरॉल किसका बना होता है, ये ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होती है। यह ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होती है। ग्लिसरॉल किसकी बनी होती है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल की बनी होती है। अब देखो ट्राई हाइड्रिक का सूत्र क्या हो जाता है, CH2OH, CH2OH और CH2OH। ये अणु कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आए हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या रख दिया, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ग्लिसरॉल के लिए किसकी बनी होती है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बनी होती है। साबुन को पारदर्शक बनाने में कौन सहायक होता है, तो सर ग्लिसरॉल सहायक होता है। उसके बाद में कृत्रिम आंसू किसके बने होते हैं, तो ग्लिसरॉल के बने होते हैं। उसके बाद में साबुन का सह उत्पादक कौन होता है, सह उत्पादक मतलब साथ में बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, तो सभी लोग उतार लोगे। लिख लिया सभी ने। उसके बाद मैंने लिखाया था लिपिड, लिपिड लिखाया था। अब देखो मैंने पहले यहाँ दूसरी क्लास में कुछ वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखाए थे सर। उसमें सबसे पहला यहाँ कुछ पॉइंट लिखाए थे, लाइपो। एक वर्ड मैंने लिखाया था लाइपो। लाइपो का अर्थ होता है वसा। क्या होता है, वसा। यहाँ होता है लिपिड। अब देखो सर इस लाइपो के बारे में कुछ पॉइंट लिखा दो ताकि हमें कोई क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। उसके बाद अब देखो लाइपो यानी वसा हो गया। वसा का निर्माण क्या कहलाता है, वसा का निर्माण, वसा का निर्माण क्या कहलाता है। उसके बाद में आता है वसा का विघटन। विघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना। वसा का विघटन। पहला पॉइंट आता है कि लाइपो, लाइपो के अंदर लाइपो का अर्थ होता है वसा। इसका इंटरनेशनल वर्ड है एक लाइपो, अंतर्राष्ट्रीय शब्द। वसा को अंतर्राष्ट्रीय शब्द, वसा का अंतर्राष्ट्रीय शब्द क्या होता है, लाइपो। लाइपो अर्थ होता है वसा।
अब देखो लाइपो वसा का निर्माण और वसा का विघटन। वसा का निर्माण कहलाता है लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पादन या निर्माण। जेनेसिस का अर्थ क्या होता है? उत्पादन या निर्माण। और लाइपो क्या होता है? वसा। और उसके बाद में आता है विघटन, तो लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस। सभी लोग साथ साथ में बोलते जाएंगे। अब देखो लाइपो का इंटरनेशनल या वसा का इंटरनेशनल वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वर्ड किसका? लाइपो का। तो क्या है? वसा या लिपिड। अब देखो वसा का निर्माण होता है उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण। उसके बाद आता है वसा का विघटन का अर्थ होता है टूटना, तो उसको बोलेंगे लाइपोलाइसिस। लाइसिस का अर्थ होता है टूटना और जेनेसिस का अर्थ होता है किसी चीज़ का निर्माण होना, उसको बोलेंगे जेनेसिस। और उसके बाद में मैंने कुछ वर्ड लिखे थे, उसमें लिखा था कि लाइपो का अर्थ होता है वसा, लेग का अर्थ क्या होता है? दूध, लिथो का अर्थ क्या होता है? पत्थर। उसके बाद में आता है, अब देखो जिस तरह से मैंने कार्बोहाइड्रेट वगैरह में लिखाया था उसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है कि जब वो भूख हड़ताल, कुछ लोग भूख हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल और उपवास के समय किसका सेवन किया जाता है? वसा का सेवन किया जाता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट कौन से लोग सेवन करते थे? जो खिलाड़ी खेल से पूर्व या खेल के बाद किसका सेवन करते थे? तो सर कार्बोहाइड्रेट का। गर्भवती महिलाएं और पहलवान होते थे वो किसका सेवन करते थे? प्रोटीन का सेवन करते थे। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि भूख हड़ताल, कुछ लोग भूख हड़ताल में बैठते हैं तो उनको जब भूख हड़ताल खत्म की जाती है तो उसको हाथों हाथ ऊर्जा के लिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा के लिए, यानी हमें वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है या एनर्जी देता है, तो उसको सेवन करने के लिए या भूख हड़ताल के समय, उपवास के समय, तो किसका सेवन किया जाता है? तो सर वसा का सेवन किया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि भूख हड़ताल और उपवास के समय जो व्यक्ति होते हैं वो किसका सेवन करते हैं? तो वसा का सेवन करते हैं। उसके बाद में वसा का निर्माण लाइपोजेनेसिस, वसा का विघटन लाइपोलाइसिस, और भूख हड़ताल उपवास के समय तो सेवन या भोजन का आहार किया जाता है वो कौन सा होता है? वसा होता है। अब क्यों किया जाता है? तो आप सबको पता है कि इसमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मान सर्वाधिक, ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। ऊर्जा का मान सर्वाधिक किसका होता है? वसा का होता है। और इसकी ऊष्माधारिता या कैलोरी मान भी सर्वाधिक होता है। अब देखो वसा में कितने पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है वसा का निर्माण लाइपोजेनेसिस, वसा का विघटन लाइपोलाइसिस। अब देखो भूख या उपवास के समय किसका सेवन किया जाता है? तो वसा का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरएस में भी पूछा जा सकता है, पटवार में पूछा गया है और पुलिस में भी पूछा गया है। किस प्रकार से क्वेश्चन बना है कि भूख हड़ताल उपवास के समय किसका सेवन? तो वसा का। अब देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का मान सर्वाधिक किसका होता है? तो वसा का। और किसका? ऊष्माधारिता मतलब उष्मा को सहन करने की उसकी ताकत ज़्यादा होती है, उष्मा को सहन कर सकती है। उष्मा सहन करने की शक्ति किस में होती है? वसा में होती है। और इसका कैलोरी मान भी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कैलोरी मान भी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ये सभी पॉइंट उतार लोगे। उसके बाद में आता है कि सजीवश्य अमल होते हैं, यहाँ जो वसा होती है वो कितने प्रकार के होते हैं? वसा अमल कितने प्रकार होते हैं? सभी ने उतार लिया होगा। अब उसके बाद आता है कि सर वसा कितने प्रकार की होती हैं, या वसा अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देखते हैं कि वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वसा अम्लों के प्रकार। सभी को समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। यदि कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लोगे तो अगली वाली क्लास में आपको समझा दूंगा। उसके बाद आता है कि वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। वसा अम्ल होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं संतृप्त सैचुरेटेड
एक होते हैं सेचूरेटेड और दूसरा होता है असंतृप्त यानी अनसेचूरेटेड। ठीक है, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। उसके बाद देखते हैं कि सर ये संतृप्त क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं। तो सबसे पहले आए देखते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर होता है। अब आपने सभी ने सुना होगा कि एक कार्बन होता है, कार्बन के मध्य कभी एकल बंध आ जाता है, कभी द्विबंध आ जाता है और कभी त्रिबंध आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कि इसमें कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। जो अणु होंगे जिनके मध्य कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, वो किस में रखे जाएंगे, संतृप्त में रखे जाएंगे। अब उसके बाद में आता है कि इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। इसमें कार्बन व कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मैं समझा देता हूँ कि यदि कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध से बना होता है, तो एकल बंध को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप लोग छोटी अवस्था में एक कहानी सुनी होगी कि एक बुजुर्ग आदमी होता है या 6-7 भाई होते हैं, वो एक साथ सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। तो उनको बोलते हैं कि आप इनको तोड़ो, एक साथ तोड़ेंगे तो एक साथ तोड़ने में इनमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। उनको बोलेंगे आप अलग अलग तोड़ेंगे तब इसमें ऊर्जा कम खर्च होगी, तो वो आराम से तोड़ सकते हैं। तो अब आपको लगेगा कि ये अनसेचुरेटेड होते हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कार्बन के मध्य जब एकल बंध होता है तब इनको आसानी से तोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि इनका अगला पॉइंट क्या आता है। पहला पॉइंट क्या बताया कि संतृप्त में क्या आता है, सेचुरेट में क्या आता है, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं और ये कमरे के ताप पर तरल होते हैं या क्या होते हैं, द्रव होते हैं। समझ में आ रहा है। पहला क्या, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध कैसे होगा, कार्बन और कार्बन ये और कार्बन के मध्य त्रिबंध। अब देखो कार्बन जब अपन प्रोडिक टेबल पढ़ते हैं या आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन 6 नंबर परमाणु पे आता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। अब देखो ये 1 कोष होता है, ये पूर्ण पूरित होता है। और जब 2 कोष होता है, अब देखो इस S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 और तीसरा खाली है, तो ये इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब ये तीनों कोष क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। यहाँ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी होती है। देखो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होते हैं उसकी उतनी क्या होती है, संयोजकता होती है। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो इसमें कितने परमाणु जुड़ेंगे, तो मान लो हाइड्रोजन 1 2 3 और 4। इसलिए मैंने जैसे देखो ये कार्बन 4 संयोजकता पूरी हुई नहीं हुई, 1 2 3 और ये चौथा यहाँ से जुड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें हाइस्ट कितना बंद आ सकता है, तो 3 बंद आ सकते हैं। कितने बंद आ सकते हैं, तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी। किसी के दिमाग में आएगा सर ये 3 बंद आपने कैसे लिख लिए, 2 बंद कैसे लिख लिए, 1 बंद कैसे लिखा, 4 बंद क्यों नहीं लिखे, तो इस कारण नहीं लिखे। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए इसमें मैक्सिमम कितना बंद आ सकता है, 3 बंद आ सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, देखो जो संतृप्त होते हैं ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यदि ये हानिकारक है तो ये हानिकारक है नहीं होंगे। एक पॉइंट यदि मिल जाता है, दूसरा पॉइंट आराम से अपन लिख सकते हैं कि एक पॉइंट में क्या होगा, एक यदि हानिकारक होता है तो दूसरा हानिकारक नहीं होगा। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है नहीं होते, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है नहीं होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि इनका गलनांक क्या होगा, संतृप्त का क्या होगा, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक
इनका गलनांक उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उच्च होता है। और इनका गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक को बोलते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। इनका गलनांक निम्न होता है। इनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है या कम होता है। अब देखो 4 पॉइंट लिखा है, कार्बन कार्बन में एकल बंध कमरे के ताप पर ठोस होता है। देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कमरे के ताप पर कौन सी वसा ठोस होती है या तरल होती है? तो कमरे के ताप पर तरल कौन सी होती है? तो असंतृप्त होती है। और ठोस कौन सी होती है? संतृप्त होती है। कार्बन कार्बन में एकल बंध कौन सी वसा में पाई जाती है? संतृप्त में। और कार्बन कार्बन में द्विबंध त्रिबंध कौन सी वसा में पाई जाती है? असंतृप्त। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं वो भी अपन को याद होने चाहिए कि वो हमारे शरीर के लिए कौन से वसा होते हैं वो हानिकारक नहीं होते, तो असंतृप्त प्रकार के वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। और इनका गलनांक भी क्या होता है? निम्न होता है। एक कमरे के ताप पर तरल होते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है कि इनका स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं? देखो इसका स्रोत होता है, एक होता है घी, उसके बाद आता है वनस्पति तेल। इनका क्या आता है? घी, वनस्पति तेल, उसके बाद आता है नारियल तेल। देखो वनस्पति तेल उसमें आएगा, किस में आएगा? असंतृप्त आएगा। उसके बाद आता है घी, घी के बाद आता है किसमें आएगा? घी। उसके बाद आता है तेल, किसका तेल आ जाता है? नारियल का तेल। ये इसके क्या हो जाता है? स्रोत हो जाए। इसके स्रोत क्या हो जाते हैं? इसके स्रोत होते हैं वनस्पति घी व वनस्पति तेल। वनस्पति घी व वनस्पति तेल। अब उसके बाद आता है कि सर इसके उदाहरण क्या है, तो उसके उदाहरण भी लिखा लेते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। सबसे पहले इसका उदाहरण आता है पालमेटिक, पालमेटिक। और इसका दूसरा उदाहरण आता है, एक पहला उदाहरण आ गया पालमेटिक और दूसरा आता है स्टेरिक अम्ल। पालमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। अब देखो इसको उदाहरण क्या क्या आ गए? पालमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पालमेटिक अम्ल किसका उदाहरण है? तो संतृप्त वसा का उदाहरण है। स्टेरिक अम्ल किसका उदाहरण है? तो संतृप्त वसा का उदाहरण है। आप लोग सभी उतार लोगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ। इसका उदाहरण क्या क्या आते हैं? इसके 3 उदाहरण आते हैं। इसके उदाहरण ऊपर लिख लेता हूँ। इसके 3 उदाहरण आते हैं। एक ओलिक अम्ल, एक होता है इसका एग्जाम्पल ऐसा आता है ओलिक अम्ल। एक आता है लिनेनिक अम्ल। इसके 3 उदाहरण हैं। एक आता है ओलिक अम्ल, कौन सा उदाहरण आता है? ओलिक अम्ल। उसके बाद आता है लिनोलिक अम्ल, लिनोनिक अम्ल। और तीसरा आता है लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल। इसको बोलते हैं ओमेगा 9, इसको बोलते हैं ओमेगा 6 और इसको बोलते हैं ओमेगा 3। अब देखो ये सब किसके उदाहरण है? ओलिक अम्ल किसका उदाहरण है? असंतृप्त का। लिनोनिक अम्ल किसका उदाहरण है? ये भी असंतृप्त का। और लिनोलेनिक किसका उदाहरण है? असंतृप्त का उदाहरण। यदि ये नाम आपको हर्ड लग रहे हैं तो आप बार बार बोलते जाओ। यहाँ आप एक वाइट पेज पे लिख के जाओ और उसको डेली पढ़ो सुबह शाम। तो क्या सर कैसे पढ़ते हैं? तो सर ओलिक अम्ल किसका उदाहरण है? तो असंतृप्त का। किसका है? असंतृप्त का। उसके बाद लिनोलेनिक किसका उदाहरण है? तो असंतृप्त का। और लिनोलेनिक अम्ल किसका उदाहरण है? तो असंतृप्त का उदाहरण। इसको देखो ओमेगा 9 बोलते हैं, इसको ओमेगा 6 बोलते हैं, इसको ओमेगा 3 बोलते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि वसा अम्ल कितने प्रकार के? संतृप्त और असंतृप्त। कार्बन के मध्य एकल बंध संतृप्त, कार्बन कार्बन में द्विबंध त्रिबंध असंतृप्त। कार्बन ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं तो संतृप्त, और कार्बन के ताप पर तरल होते हैं तो असंतृप्त हो जाते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है, इनका गलनांक निम्न होता है। और इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत घी और नारियल तेल होता है। इसका स्रोत क्या होता है? वनस्पति घी और वनस्पति तेल। उसके बाद इसका उदाहरण आता है कि पालमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। पालमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल, इसका उदाहरण आता है ओलिक अम्ल ओमेगा 9, लिनोलिक अम्ल ओमेगा 6, लिनोलेनिक अम्ल ओमेगा 3। समझ आ गया सभी को यहाँ तक? उसके बाद एक अगला पॉइंट आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 को अन्य नाम से जाना जाता है फेरिसिड अम्ल। उसके बाद एक पॉइंट आता है
ओमेगा 3। ओमेगा 3 का अन्य नाम क्या है? ओमेगा 3 का अन्य नाम है फैटी एसिड। ओमेगा 3 इसका अन्य नाम है फैटी एसिड। क्या नाम है? फैटी एसिड। और मैंने अभी क्या लिखा था, इसे अल्फा लिनोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल भी कहा जाता है। अब देखो, आपको टफ लग रहा होगा कि ये सारे वर्ड हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ कि भाई देखो, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका अन्य नाम क्या है? तो अल्फा लिनोलिक अम्ल। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुलिस में। किस प्रकार क्वेश्चन बना है कि अल्फा लिनोलिक किसका अन्य नाम है? तो किसका है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ये किसके उदाहरण है? तो असंतृप्त वसा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? असंतृप्त वसा के उदाहरण। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अलग से लिखा देता हूँ। अब देखो, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक पाया जाता है मछली के तेल में। अब देखो, मछली के तेल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? अल्फा लिनोलिक अम्ल। ये सर्वाधिक मछली के तेल में, मछली के तेल में और मछली के तेल में, और उसके बाद मछली के तेल या मछली में पाया जाता है। और उसके बाद जो एक तेल का नाम आता है उसको बोलते हैं अस्सी का तेल। ये मछली के रूप में पाया जाता है। उसके बाद अलसी का तेल होता है, उसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अलसी के तेल में, मछली में और अलसी के तेल में। इनका स्रोत क्या है? ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाए जाते हैं सर मछली में और अलसी के तेल में। सर्वाधिक कौन पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, या इसको अन्य नाम बोलते हैं अल्फा लिनोलेनिक अम्ल। ये दो पॉइंट किसके हो गए? ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब देखो, ये हमारे हृदय के लिए अच्छा माना जाता है। हृदय के लिए अच्छा माना जाता है और इसका कार्य होता है हमारे मानसिक विकास की बढ़ोतरी में सहायक होता है। हमारे जो मानसिक विकास होता है उसकी बढ़ोतरी में कौन सहायक होता है? ओमेगा फैटी एसिड मानसिक विकास की बढ़ोतरी में सहायक। यहाँ तक जो मैंने पॉइंट लिखा है सभी को समझ में आए? यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। देखो, ओमेगा 3 फैटी एसिड किसका उदाहरण है? असंतृप्त का वसा, असंतृप्त वसा का। इसको बोलते हैं अल्फा लिनोलेनिक अम्ल। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? मछली में और अलसी के तेल में। और हृदय के लिए अच्छा माना जाता है और जो हमारे शरीर का या दिमाग का मानसिक विकास होता है उसकी बढ़ोतरी में भी कोई सहायक होता है। कौन होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके बाद मैं दो नोट लिखाता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी अपने घरों में सुना होगा कि कुछ तेल या घी को खुले छोड़ते हैं। तेल या घी किसी डब्बे में अपन एक बार रख देते हैं, उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं, उसके अंदर गंध आ जाती है। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक आपको नोट लिखा रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घी व तेल को खुला छोड़ने पर वे वातावरण के साथ अभिक्रिया, वातावरण के साथ क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे वसा का अपघटन हो जाता है। वसा का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। वसा का अपघटन हो जाता है और एक कीटोन बॉडी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? कीटोन बॉडी का निर्माण हो जाता है। कीटोन बॉडी का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे इनमें क्या आती है? जिससे इनमें गंध आने लगती है, आने लगती है। देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कैसे है?
ये क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम पूछा जाएगा कि कीटोन बॉडी का निर्माण कब होता है, तब अपन को पता होना चाहिए कि सर जब घी और तेल को खुला छोड़ते हैं तो वातावरण में वो अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे वसा का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, जिससे एक बॉडी का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं कीटोन बॉडी। उसको क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडी। जैसे ही उसमें कीटोन बॉडी बनेगी तो उनमें क्या आने लग जाती है, दुर्गंध आ जाती है। उनमें क्या आने लगती है, दुर्गंध। आपने अपने आसपास देखा होगा कि अपन जब कोई भी चीज़ को खुला छोड़ते हैं तो वातावरण में वो कीटाणुओं के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसमें उसमें कुछ फैट होती है, उसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, वो टूट जाती है, वो अलग हो जाती है। उससे जैसे ही वो टूटते हैं तो वहाँ पर एक कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कीटोन बॉडी का। कीटोन बॉडी का निर्माण कैसे होगा तो मैंने समझा दिया। और उसके बाद में कीटोन बॉडी का जैसे निर्माण होगा तो उन पदार्थों में क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। उसको बोलते हैं क्रिया विकृति गंधिता। ये क्रिया क्या कहलाती है, इस पूरी क्रिया को क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। ये क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। सर यहाँ तक हमको समझ में आ गया। लेकिन जब ये गंध आने लगती है तब आपने कभी कभी पैकिंग वाले कुछ पदार्थ खाए होंगे तो उसमें गंध नहीं आती। तो उसमें गंध नहीं आने का कारण क्या होता है, उन पैकिंग के अंदर कुछ नाइट्रोजन गैस को छोड़ दिया जाता है, जिससे उन पैकिंग में गंध नहीं आ जाती है। तो इस गंध को दूर करने के लिए क्या करते हैं, पैकिंग में कुछ पैकिंग वाले आपने चीज़ खाई होगी तो उस पैकिंग होती है, उसमें किसका गैस का होता है उपस्थिति, किस गैस की उपस्थिति होती है, पैकिंग में नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है, जिससे उनमें क्या नहीं आती है, गंध नहीं आती। अब देखो 3 पॉइंट के बने यहाँ पर। कीटोन बॉडी का निर्माण कब होता है, जब घी और तेल को वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है, वो अभिक्रिया कर लेते हैं और वसा का क्या हो जाता है, अपघटन, जिससे कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद आता है कि सर जो कीटोन बॉडी बनती है उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विकृत गंधिता। अभी विकृत गंधिता दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पैकिंग में नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है, जिससे हमें गंध नहीं आती है, हमें गंध इनके साथ गंध नहीं आती। उसके बाद आता है कि सर आपने नाम सुना होगा कि जो वनस्पति तेल वगैरह होते हैं, वनस्पति घी या वनस्पति तेल होते हैं, उनको अपन घरों में यूज़ करते हैं। अब वनस्पति तेल से देखो, वनस्पति तेल से किसका निर्माण किया जाता है, घी का निर्माण किया जाता है। वनस्पति तेल से घी का निर्माण, वनस्पति तेल से घी का निर्माण क्या कहलाता है, तो सर हाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो हाइड्रोजनीकरण का निर्माण कैसे होता है, तो वनस्पति तेल से घी का निर्माण, वनस्पति तेल से घी का निर्माण क्या कहलाती है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन प्रोसेस होती है, तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। कोई उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, वो उस अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए सहायक होता है, उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाइड्रोजन करण होता है तब वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है कि नहीं होता है, तो सर ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा उत्प्रेरक कौन सा होता है, तो Na निकिल। कौन सा उत्प्रेरक होता है, निकिल होता है। अभी निकिल किस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होता है, तो हाइड्रोजनीकरण। अब देखो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है, तो निकिल। अब देखो निकिल उपस्थित होता है, उस उपस्थिति होने के कारण वनस्पति तेल होता है वो किस में निर्मित हो जाता है, किस में परिवर्तन हो जाता है, घी में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजनीकरण का निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ अभिक्रिया कैसे होती है, तो क्या सर वनस्पति तेल से घी का निर्माण क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो हाँ होती है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। और इसमें कौन सा उत्प्रेरक उपस्थित होता है, तो निकिल उत्प्रेरक उपस्थित होता है। सभी लोग उतार लोगे यहाँ तक। उसके बाद में एक वसा में इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बाल्डर फेट आता है, बाल्डर फेट। इससे एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या होता है, ऊष्मारोधी होता है। अब मैंने पहले ही बताया कि वसा क्या होता है, ऊष्मारोधी होता है। इसको ऊष्मा मान सर्वाधिक होता है, कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। ऊष्मारोधी का मतलब होता है ये ऊष्मा को सहन कर लेता है। देखो जो जानवर होते हैं
जानवरों को आपने देखा होगा कि सर्दी कम लगती है। क्या लगती है? सर्दी कम लगती है। इसका कारण क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, जानवरों की जो बॉडी होती है वहाँ पर फैट का निर्माण होता है, फैट की एक परत का निर्माण होता है, फैट की परत का निर्माण हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे तो भी अपने को बेसिक याद होना चाहिए। कोई भी आपको पूछ ले कि जानवरों को सर्दी कम क्यों लगती है, तो जानवरों की जो बाहर की बॉडी होती है, इंटरनल बॉडी नहीं, बाहर की बॉडी होती है, तो उस बॉडी के ऊपर एक फैट की परत का निर्माण हो जाता है, फैट या वसा की परत का निर्माण हो जाता है, जिससे उनको सर्दी क्या लगती है? कम लगती है। सर्दी कम लगती है। किस कारण लगती है? तो बाल्डर नाम का एक फैट होता है, इस कारण इनके जो शरीर के बाहर की बॉडी होती है वहाँ पर वसा फैट का निर्माण होता है, जिससे इनको सर्दी क्या लगती है? कम लगती है। इसका कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? बाल्डर वसा, बाल्डर फैट। अब उदाहरण क्या होता है? एक होता है व्हेल, व्हेल होते हैं, और एक होते हैं भालू। जो ध्रुवों पर भालू पाए जाते हैं, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर ये भालू अपना निवास स्थान आसानी से कर सकते हैं। कारण क्या होता है? इनकी जो बाहरी बॉडी होती है वहाँ पर किसका निर्माण होता है? फैट की एक परत का निर्माण होता है, जिस कारण इनको सर्दी क्या लगती है? कम लगती है। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैसे बनेगा कि जानवरों को सर्दी कम लगने का कारण क्या होता है? बाल्डर वसा होती है। कौन सी होती है? बाल्डर वसा। ये उष्मारोधी होती है, उष्मा को ग्रहण कर लेता है, जिससे इनके जो जानवर होते हैं उनके बाहरी परत पर किसका निर्माण होता है? फैट की परत का निर्माण हो जाता है। तो ये कौन कौन से जानवर, जैसे कि व्हेल, व्हेल मछली सुना है आपने, नाम सुना है, तो उनको पानी में रहती है, उनको सर्दी कम लगती है। कारण क्या होता है? इनकी बाहरी बॉडी पर इन्हें फैट की परत का निर्माण होता है। और भालू, दूरों पर भालू होते हैं, उनकी भी बाहरी जो बॉडी होती है, बाहरी परत बन जाती है, किसकी बनती है? तो वह बाल्डर की बनती है। अब दूसरा पॉइंट आता है, एक होता है कैमल हम्प। अब देखो दूसरा पॉइंट आता है, पहला आ गया बाल्डर, दूसरा आता है कैमल हम्प। देखो आपने सभी लोगों ने देखा होगा कैमल। अब देखो उसके बाद में कैमल की यहाँ पर एक बड़ी सी थुम्बी होती है, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारा वसा भरा होता है, उसको क्या बोलेंगे? कैमल हम्प बोलेंगे। इसमें ये किस में उपस्थित होता है? तो नाम से लग रहा है कि कैमल, और उसको जो ये वसा उपस्थित होती है थुम्बी में, उसको बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं? हम्प। तो ये किस में उपस्थित होगी? कैमल में उपस्थित होगी। और किसके, ये कौन से रंग की होती है? तो आपको पता है कि ऊँट किस रंग का होता है? तो ये भूरे रंग की होती है, भूरे रंग की। ये बेसिक जानकारी होती है, लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भूरे रंग की जो इसकी जो चमड़ी होती है वो किस कारण होती है? तो कैमल हम्प के कारण होती है। कैमल हम्प जो होती है उसमें क्या भरे रहता है? तो क्या सर? वसा भरा रहता है। क्या रहता है? वसा भरा रहता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एपिडोज ऊतक। या एपिडोज टिश्यू, एपिडोज ऊतक। तीसरा पॉइंट आता है एपिडोज, ये लास्ट पॉइंट है इसका, एपिडोज ऊतक। वसा का हमारा लास्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं एपिडोज ऊतक। क्या बोलते हैं? एपिडोज ऊतक। एपिडोज ऊतक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे शरीर में जो मोटापन आता है, वो किस कारण आता है? एपिडोज ऊतक के कारण। शरीर में मोटापन। अब देखो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे शरीर में मोटापन किसके कारण आता है? एपिडोज ऊतक के कारण, एपिडोज टिश्यू के कारण। शरीर में मोटापन या वसा का जमाव, जब वसा का जमा हो जाता है, अपन बोलते हैं कि इसकी चर्बी बढ़ गई है या चर्बी बढ़ गई है। तो चर्बी बढ़ने का जो कारण होता है वो क्या होता है? एपिडोज ऊतक। एपिडोज ऊतक के कारण हमारे शरीर में वसा का जमा हो जाता है, जिससे शरीर में क्या हो जाती है? भारीपन आ जाता है। शरीर में क्या जाता है? भारीपन आ जाता है। उसके बाद आपको पता है कि ज़्यादा वसा का इकट्ठा होने से, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या आ जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। इससे क्या आता है? हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आया ये पॉइंट? किस कारण आता है? एपिडोज ऊतक के कारण। एपिडोज ऊतक क्या करता है? हमारे शरीर में बहुत सारी वसा का क्या कर लेता है? जमाव कर जाता है। वसा का जब जमाव ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में क्या जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने का कारण क्या रहता है? एपिडोज ऊतक रहता है। इस तरह से हमने आज
वसा को टू द पॉइंट पढ़ लिया। वसा में सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ा कि वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ये कौन से तत्वों से निर्माण होता है, किस इसकी इकाई क्या होती है, उसके बाद वसा हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, उसके बाद वसा के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। कौन कौन से, बाल्डर, कैमल हम्प, और तीसरा क्या है, एपिडोज उत्तक। तो सभी को समझ में आ गया होगा। देखो जो मैं पॉइंट लेकर रहा हूँ आप सभी लोग साथ साथ में बोलते जाओगे और साथ में लिखते जाओगे, ताकि हम प्रॉपर नोट्स बना सकें और उसके बाद में पुनः रिवीजन कर सकें। तो मैंने आपको डेली बताता हूँ कि आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो उसको आराम से पढ़ोगे। यदि आप हमारे न्यू व्यूवर हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करोगे। सुरेंद्र एकेडमी नाम का चैनल है, उसके बाद में इस चैनल के या सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है, उसको दबाएंगे ताकि आपको आने वाले नए वीडियो मिल सके। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखें, आगे और पढ़ेंगे संतुलित आहार के घटक। उसमें अपने 3 घटक पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। उसके बाद आगे वाले घटक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को आप शेयर करो, और यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद।